हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनकम मेथड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड कवर अप किया था और उसके जो प्रीवियस पास्ट ईयर सीबीएसई के क्वेश्चन है वो भी हमने उसमें सॉल्व किए, तो वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बोला था कि जो भी हमारी मेथड्स है राइट, उसमें कौन सा नेशनल इनकम का एग्रीगेट को रिलेट होता है वो आपको याद रखना है। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एमपी था, वैसे इनकम मेथड में अगर उसके सारे एलिमेंट्स जब हम लोग प्लस करते हैं राइट, तो मुझे क्या मिलता है, एनडीपी एफसी। क्या मिलेगा, एनडीपी एफसी, ये याद रखना है। एंड एनडीपी एफसी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एफसी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, चलिए अब एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। इनकम मेथड हमें क्या बताता है? इनकम मेथड ऐसी चीज़ है कि जब मैं सारे इनकम को प्लस करूँगा राइट, और इनकम किसके प्लस करूँगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलती है। फॉर एग्जांपल लेबर, तो लेबर को क्या मिलता है नाउ। उससे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो दीज आर आवर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनको फैक्टर इनकम जो मिलती है, वो फैक्टर इनकम का जब मैं समेशन करता हूँ तब मुझे मिलता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, चलिए लैंड हो तो हमें रेंट मिलेगा, लेबर है तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल है तो प्रॉफिट मिलेगा, और सॉरी कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपने कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो दिस 4 एलिमेंट्स दे आर बेसिकली नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है, सो इनकम मेथड इसी तरह से कैलकुलेट करता है जब मैं सारे इनकम्स को समेशन करूँगा या तो इनका सिग्मा करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है डोमेस्टिक इनकम, लेकिन डोमेस्टिक इनकम ढूंढने के बाद हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स मोर और लेस, ये जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे और उनकी जो फैक्टर इनकम देखी उसके रिलेटेड ही है। ठीक है, सो द बेसिक एलिमेंट्स जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला COE दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, देन यू हैव रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लास्टली मिक्स्ड इनकम। क्या है, मिक्स्ड इनकम। रेंट के साथ आप लोग रॉयल्टी भी ले सकते हो। ठीक है, सो दिस आर द एलिमेंट्स के जो आपको इनकम मेथड में याद रखने, और जो भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा एग्जाम में ये सारे एलिमेंट्स उसमें दिए होंगे, उसकी वैल्यूज़ भी दी होंगी। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स हमें लेने हैं उसको सिंपल आपको क्या करना है, समेशन करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब क्या, जो भी एम्प्लॉयज़ को मैं कंपेंसेशन दे रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली वेजेस एंड सैलरीज। और क्या कंपेंसेशन हो सकता है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में दे सकता हूँ। ठीक है, उनको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रेजुएटी प्रोवाइड कर सकते हैं राइट, लीव एनकैशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर नोन एज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार आपको एग्जाम्पल में डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया होगा, तो उसके जो सब एलिमेंट्स है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, विच आर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नंबर 1। सेकेंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हमेशा कैश में हो ऐसा ज़रूरी नहीं, इन काइंड भी हो सकता है। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर आप पे बहुत खुश हो गया और उसने आपको एक घर दे दिया रहने के लिए, एक कार दे दी, एक सर्वेंट भी दे दिया कि भाई जो आपको आपके घर के क्लीनिंग वगैरह में मदद करेगा। सो दीज आर नोन एज बेसिकली वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, दीज आर नोन एज परक्विजिट्स। एंड थर्ड,
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, social security schemes. So these three are the sub elements of compensation of employees. ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है. So these are basically your elements. और दूसरा क्या चीज़ याद रखना है एग्जाम्पल में कि अगर आपको compensation of employees का अमाउंट दिया है और वेजेस एंड सैलरीज इन कैश भी दिया है तो आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, डबल अकाउंटिंग हो जाएगा. ये पॉइंट मैंने वैल्यू एडेड मेथड में भी डिस्कस किया था विद रिगार्ड्स टू डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स. वही चीज़ यहीं पे भी है कि अगर आपको जो ब्रॉड हेड है, ठीक है, दैट इज़ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर उसका अमाउंट दिया है तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश को वापस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड्स ऑल दिस थ्री सब एलिमेंट्स. ठीक है, ये एलिमेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं. चलिए, आई होप यू आर क्लियर विद कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अब हमारा जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ रेंट एंड रॉयल्टी. ठीक है, रेंट क्या है कि जो भी प्रीमाइसिस वगैरह हमने रेंट पे दिया है, ठीक है, उसमें से हमें जो भी मंथली ईयरली जो भी रेंट मिलेगा वो हमें क्या करना है, हमारे इनकम मेथड में प्लस करना है. देन यू हैव रॉयल्टी. अगर मान लो कि हमारे पास कोई सब सॉइल एसेट्स है, ठीक है, लेट से मेरे पास क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोल है, राइट, जो सारी माइंस होती है वो माइंस के राइट्स मेरे पास है और वो मैं राइट्स किसी को बेच रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, उसके बदले में रॉयल्टी मिलेगा. जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, राइट, टू एक्सट्रैक्ट आयरन और मिनरल कोल, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रॉयल्टी पे करना पड़ता है. सो दिस रॉयल्टी इज ट्रीटेड एज इनकम. देन यू हैव इंटरेस्ट. ठीक है, मान लो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लोन दे रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, वो इंटरेस्ट वसूल करने वाला है. सो दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम. लेकिन इंटरेस्ट में क्या याद रखना है कि जो भी इंटरेस्ट है, मतलब कि जो भी लोन प्रोवाइड हुआ है या जो भी फंड्स प्रोवाइड हुए हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो फंड्स या तो वो लोन किसके लिए होने चाहिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस ओनली. इट शुड नॉट बी फॉर कंजम्पशन पर्पस. ठीक है, अगर हाउस होल्ड वाले कोई लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे AC वगैरह खरीदना है और मैंने लोन लिया, तो वो लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट इनकम में प्लस नहीं होगा, बिकॉज दैट इंटरेस्ट इनकम इज़ पार्ट ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, मैंने जो लोन लिया है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है, ना कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए. क्लियर? सो वैसा ही इंटरेस्ट लेना है आपको कि जो लोन वगैरह हमने क्या प्रोवाइड किया है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए. देन यू हैव प्रॉफिट. प्रॉफिट में भी आपको याद रखना है 3 चीज़ें आएंगी, राइट, उसमें भी सब एलिमेंट्स है. सबसे पहला कॉरपोरेट टैक्स, राइट. कॉरपोरेट टैक्स मतलब कि जो कंपनीज वगैरह को टैक्स पे करना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट. कॉरपोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड. जो भी डिविडेंड कंपनीज वगैरह डिक्लेयर करती है टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो वो डिविडेंड भी हमें प्लस करना है. और रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स इज बेसिकली द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड. ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए है और उसमें से मैं 4 लाख रुपए साइड पे रख रहा हूँ कि भाई मुझे वो यूज़ नहीं करना है, वो मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करूँगा. सो दैट री इन्वेस्टेड प्रॉफिट इज बेसिकली नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, सो प्रॉफिट में 3 चीज़ें याद रखनी है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स. अगर एग्जाम्पल में डायरेक्टली आपको प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन ये 3 चीज़ें दी है, तो इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है. ठीक है, और एग्जाम्पल में प्रॉफिट का अमाउंट दिया है और साथ में डिविडेंड भी दिया है, सो डिविडेंड को वापस प्लस नहीं करना है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, ये COE जैसा ही है, जैसे COE में ये सब एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, वैसे प्रॉफिट में भी ये 3 एलिमेंट्स याद रखना है. एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स. ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो भी इनकम होती है वो हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम में. ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, राइट, इट इज़ वेरी टीडियस जॉब. आपको इजीली इतना डेटा नहीं मिलता है, तो काफ़ी बार हमें इनकम मेथड के रिलेटेड शायद डेटा ना भी मिले, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि मिक्स्ड इनकम को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जो कहीं और फॉल नहीं हो रहा वो कहाँ पे आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम में. क्लियर? सो दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ इनकम मेथड. अब नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप लोग ये एलिमेंट्स नोट कर सकते हैं. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इनकम मेथड का. कैलकुलेट NDPFC. क्या बोला है NDPFC? अब याद रखना है कि
इनकम मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है नेशनल इनकम का, एनडीपीएफसी, राइट। तो इट इज़ वेरी इजी। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, ये याद रखना है। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए, रेंट दिया है। अब सारे एलिमेंट सबसे पहले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट थे? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, दीज आर दी 5 एलिमेंट्स। सो रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट भी प्लस करना है, सीओई दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो भी प्लस होगा, प्रॉफिट भी प्लस होगा, एंड एमआई इज मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सारे एलिमेंट्स है, बहुत ही ईजी है, बस इनको सिंपली हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 1100, 2100 एंड इट विल बी 3600, ये आपका आ गया एनडीपीएफसी। बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में क्या बोला है? कैलकुलेट जीएनपीएमपी, कैलकुलेट जीएनपीएमपी, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, हमें क्या ढूंढना है? जीएनपीएमपी। लेकिन जो एलिमेंट्स हमें दिए एग्जांपल में वो सारे एलिमेंट्स प्लस करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? एनडीपीएफसी। सबसे पहले आपको एनडीपीएफसी निकालना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली इस पर टारगेट मत करो, पहले आपको कौन सा आंसर मिल रहा है वो याद रखो, तो एग्जाम्पल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। और 100% गारंटी है कि आप लोग कोई भी एग्जाम्पल इस चैप्टर में से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 900, पहले लिख देते हैं एलिमेंट्स। एनआईटी दिया है 900, डेप्रिसिएशन दिया है 400, देन यू हैव एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें हम लोग क्या कैसे ढूंढते थे? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। एनएफआईए -20 है, और एनएफआईए नेगेटिव हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम हमने बाहर पे किया है, राइट, वो ज़्यादा होगा और जो हमने रिसीव किया है वो कम होगा। सो इट कैन बी वेरी वेल नेगेटिव। देन यू हैव रेंट, रेंट दिया है 1000। चलिए, फिर दिया है डिविडेंड, डिविडेंड आपको 500 दिया है। देन अगेन यू हैव एमआई मिक्स्ड इनकम 200, इंटरेस्ट 200 एंड सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 100, ठीक है। चलिए, और क्या है? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर कितना है? 400। अब हमें क्या करना है? जीएनपीएमपी निकालना है। सबसे पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स कौन से होंगे? एनआईटी डेप्रिसिएशन अभी रहने दो, एनएफआईए भी नहीं, रेंट यस, रेंट हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। डिविडेंड, अब डायरेक्टली हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ कहीं पे मुझे प्रॉफिट वर्ड नहीं दिख रहा है। सो प्रॉफिट के सब एलिमेंट्स कौन से थे वो याद रखना है। नंबर 1 वॉज डिविडेंड, एक आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गया, एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। चलिए, सो डिविडेंड इंक्लूड करूँगा, मिक्स्ड इनकम भी इंक्लूड करूँगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, सीओई डायरेक्टली दिया है, सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्लूड करना है। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, डिविडेंड तो अलग से दिया है, दिस इज बेसिकली योर रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इसका नाम सिर्फ आपको ट्विस्ट करके दिया है। सो लेकिन यहाँ पे वर्ड कौन सा है? कॉर्पोरेट, राइट, जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, ये सेविंग की बात कर रहा है, मतलब दैट इज बेसिकली रिटेन अर्निंग्स। तो इसको भी हमें क्या करना है? इंक्लूड कर देना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा एनडीपीएफसी पे। मुझे सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है? एनडीपीएफसी को कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, एलिमेंट्स 1000 प्लस 500 प्लस 200, अगेन 200 इंटरेस्ट, सीओई 100 और सेविंग 400। सो एनडीपीएफसी 1500, 1700, 2000, 2400 इज़ योर एनडीपीएफसी, ठीक है। ये इजी है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? जीएनपीएमपी। सो जो एलिमेंट आपको ढूंढना है, राइट, जो एग्रीगेट निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है,
जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको राइट हैंड साइड पे NDPFC। अब जो चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था प्लस माइनस, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, इन 3 चीज़ों पे ही फोकस करना है। अल्टीमेटली हम लोग वापस वही स्टेप्स पे आ गए। ठीक है, चलिए नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू जाना है, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू जाना है। तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करूँगा, फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक इनकम है, मुझे नेशनल इनकम ढूंढना है, तो मुझे NFIA प्लस करना पड़ेगा। मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है और मुझे मार्केट प्राइस चाहिए। फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस ढूंढना है, तो मार्केट प्राइस में सारी चीज़ें आती है, तो मुझे NIT क्या करना है, प्लस करना है। बस ये 3 चीज़ों को ही आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, प्लस माइनस कब करना है ये अच्छे से समझ लो, पूरा एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलिए NDPFC हमने निकाला 2400, डेप्रिसिएशन दैट इज़ 400, NFIA कितना था, -20 था तो माइनस ही कर देंगे। ठीक है, और NIT, अब NIT कहाँ पे है, NIT इज़ 900 डायरेक्टली दिया है। NIT डायरेक्टली नहीं दिया होता तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना पड़ता, यहाँ पे डायरेक्टली है तो 900 प्लस कर देंगे, तो 2800, 3700, ठीक है, और 3700 -20, सो योर आंसर इज 3680 विच इज़ योर GNP। योर फाइनल आंसर इज 3680। ठीक है, सो इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हो एग्जाम में आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या याद रखना है, कौन से एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स पहले प्लस कर दो, मतलब कि आप लोग को पहले क्या निकालना है, NDPFC ढूंढ लो। ठीक है, सारी मेथड में यही ट्रिक है, जो भी मेथड का जो भी एग्रीगेट है वो आपको याद रखना है। NDPFC है, पहले NDPFC कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जो भी दूसरा एग्रीगेट ढूंढने को बोला है वो हम लोग प्लस माइनस, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड, कोई भी एग्जाम्पल किसी भी मेथड का आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द इनकम मेथड। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।